हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सेक्शन नंबर 139(8)A। ये है अपडेटेड रिटर्न। जो बाकी सारी रिटर्न थी वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। ये थोड़ी सी अलग है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से रखा है। सो गाइस, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि चाहे आपने सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन नंबर 1 या फिर 4 या फिर 5 इनमें से किसी में भी चाहे आपने रिटर्न फाइल करी हो या ना करी हो, आपको यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने को मिल जाएगी, चाहे आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अब क्या किसी भी टाइम तक आप कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ टाइम लिमिट जिसके अंदर अंदर आपको ये रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपको अलाउ किया जाएगा, जो कि इस टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। सो गाइज, अब आपका देखो जो प्रीवियस ईयर है वो बनता है आपका 24-25। ओके, तो 24-25 तो जाहिर सी बात है आपका असेसमेंट ईयर जो होने वाला है दैट वुड बी 25-26। तो वो एंड कब कौन सी डेट पे होगा? वो होगा 31 मार्च 2026 को आपका असेसमेंट ईयर यहां पर एंड हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न की। तो अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो ये आपको सबमिट करनी होगी विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जहां पर आपने 24 जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसका जो असेसमेंट ईयर है वो जहां पर एंड हो रहा है, यानी इस डेट को, यहां से आपको मिलेगा 2 साल का टाइम। तो बेसिकली यहां पर हुआ ईयर 1, ये हो गया आपका ईयर 1 एंड यहां पर हुआ ईयर 2। अब इस चीज को मैंने अलग अलग बाइफरकेट क्यों किया है, उसका आगे एक रीजन है जिसको मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। सो गाइस, सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज आएगी आपके पास कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आप ये चीज फाइल कर सकते हो, यानी कि 31 मार्च 2028 तक। इतना आपको यहां पर इस तरीके से अलाउ किया जाता है। अब इसके अंदर आते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान में रखना है। वो किस तरीके से होगा? लॉ के अंदर इसको 24 मंथ्स कहा गया है। ओके, ईयर्स की बात ना करते हुए, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर अगर आता है तो आपको जो एक्ट के अंदर लिखा गया है वही आपको सेम चीजें यूज करनी है। अलग टर्म यूज करने पे रिस्क हो सकता है, तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है। तो गाइस, इसको इस तरीके से आप यहां पर यूज कर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं कि भाई अगर मान लो किसी ने ऑलरेडी सबमिटेड रिटर्न, यानी कि इस ईयर की मान लो आपने जो रिटर्न है वो सबमिट कर रखी है, ओके, लेकिन और उसके अंदर आपकी थी लॉस रिटर्न, ठीक है, आपको हुआ था वहां पर लॉस। तो भाई उस केस के अंदर क्या होता है कि भाई वो अपडेट रिटर्न फाइल कर सकता है अगर उसकी जो रिटर्न है वो रिटर्न ऑफ इनकम है तो ही। तो यानी कि अगर आपने, बेसिकली द आइडिया इज कि आप जब अपडेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते, ओके, और अपने रिफंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। आपसे कोई चीज गलती से बतानी रह गई, आपको असेसमेंट का डर है, तो भाई उस केस के अंदर आप डिस्क्लोज कर सकते हो चीजें, आप एडिशनल इनकम बता सकते हो, अपने रिफंड को आइदर रिड्यूस भी करा सकते हो। बट दिस इज द वन थिंग कि आप अपने लॉस को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। लॉस को रिड्यूस करना भी एक तरह से इनकम बताना ही होता है, तो उस चीज को भी आप यहां पर नहीं कर सकते। ओके, अब क्या होता है कि भाई अपडेटेड रिटर्न आपने भर दी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है यहां पर कि आपने कुछ ना कुछ इनकम का जो एलिमेंट है आपका वो आपने किया चेंज, ठीक है। एक बहुत ही टेक्निकल सी बात बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। आपने कोई भी अपना इनकम का एलिमेंट, जो आपका इनकम है उसका कुछ भी एलिमेंट आपने चेंज किया, ठीक है, उसकी वजह से आप एक चीज सोच के देखो कि आपका कुछ ना कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। लेट सपोज कि आपने मान लो अपडेट रिटर्न भर के आपने पिछले किसी साल की आपने अपनी इनकम इंक्रीज हो गई आपकी, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपका जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, जो आप पहले यूज कर सकते थे, आपकी इनकम पहले कम थी। लेट सपोज कि इस ईयर 1 में आपकी इनकम हो रही थी शो 1 लाख रुपए, आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था यहां पर 1,20,000 रुपए। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई 20,000 रुपए और क्रेडिट फॉरवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम कम शो हो रही थी। बट अब आपने जो अपडेट रिटर्न फाइल करी उसकी वजह से ये इनकम बढ़ के हो गई 1.5 लाख रुपए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था उसको आप पूरा का पूरा यहां पर एग्जॉस्ट कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे आपने जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करी थी उसके हिसाब से आपकी वही इनकम बन रही थी। अब क्योंकि आपकी इनकम उस साल की इंक्रीज हो चुकी है, तो सेम वे जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको भी आपको रीएडजस्ट करना होगा, इस रिटर्न से हटाकर इस रिटर्न के अंदर उस चीज को दिखाना होगा। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, सब्सीक्वेंट एडजस्टमेंट इनको बोलते हैं, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं अगर आपने अपडेट रिटर्न फाइल करी है उसकी वजह से पुराने किसी सालों पर कोई इंपैक्ट
आ रहा है तो उस केस के अंदर आपको उन सारे सालों के अंदर भी आपको रिटर्न दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी, उन सारे सालों की, और उन चीज़ों की वजह से आपके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर आपका जो मैट है, आपका एएमटी है, उसका क्रेडिट है, उसके ऊपर डिफरेंस आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो भाई उसको आपको एडजस्ट करना होगा। सो गाइस यहां पर ये वाला पॉइंट आपके पास यहां पर आके बन जाता है, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को, ये तो थे देखो सारे के सारे बेसिक पॉइंट, मेजरली आपके लिए मैंने जो पूरा का पूरा अपडेटेड वाला पार्ट है वो यहाँ पर आपके सामने कवर कर दिया है। एक एडिशनल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब भी चाहे आपने रिटर्न भरी हो, ये बेसिकली जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, कि चाहे आपने अपडेटेड रिटर्न आपकी नॉर्मल रिटर्न आपने 139, 1, 4 और 5 में भरी हो, चाहे ना भरी हो, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके अंदर जब भी आपके जो इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी, वो कंप्यूट होगी मद्देनजर रखते हुए सारे के सारी एडजस्टमेंट्स को, जैसे कि आपका मैट एएमटी क्रेडिट हो गया, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद आपका एडवांस टैक्स हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो आपकी इनकम निकलेगी वो आपकी नई टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी, जो आपकी अपडेटेड रिटर्न के अंदर आने वाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आपकी इनकम आपने रिटर्न फाइल करी थी या नहीं फाइल करी थी। और साथ में आपको एविडेंस भी देने होंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे कि आप जो अपडेशन कर रहे हो क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब बताता हूं ये टैक्स लायबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूट करनी। तो यहां पर हमने जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी है गाइज, इस टैक्स लायबिलिटी का क्या होने वाला है, इससे आपको क्या होगा कि जैसे आप मान लो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपको मिला हुआ है 2 साल का टाइम, जो मैंने ऊपर ईयर 1 एंड ईयर 2 यहां पर लिखा था आपके लिए, ठीक है। तो उस 2 साल की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि भाई जितना भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होती है इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, सो यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद उसका प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में उसकी पेनल्टी। तो जितनी भी आपकी ये कंप्यूट होती है ईयर 1 में भी और ईयर 2 में भी, यहां पर भी आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली, आपका इंटरेस्ट निकला, आपकी पेनल्टी निकली, और इसके अंदर हमें बाकी सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी करनी है। जो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई कौन सी, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, आपका एडवांस टैक्स जो आपने पे किया था वो हो गया, आपने टीडीएस जो पे किया था वो आ गया, और आपका मैट एएमटी, ये सब चीज़ें यहां पर आ गई, ठीक है। इन सबको एडजस्ट करना है इन दोनों के अंदर आपको। इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आने वाली है आपकी यहां पर आपकी जो भी अमाउंट आएगी फर्स्ट ईयर, यानी कि आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो लगेगा 25%, और अगर वो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हो 1 साल के बाद यानी सेकेंड ईयर के अंदर अंदर, तो आपका जो लग जाएगा ये अमाउंट हो जाएगी 50%, और इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा, प्लस में आपका जो भी सरचार्ज अगर बनता है तो वो भी ऐड होगा, सेम वे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अगर कोई सरचार्ज बनता है तो सरचार्ज भी यहां पर ऐड हो जाएगा। सो गाइज दिस इज आपका जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर क्या क्या चीज़ों से पूछा जा सकता है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो वो सबसे पहली बात तो ये आती है कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको ये चीज़ करनी है, तो 2 साल का आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा। टैक्स लायबिलिटी आपको कंप्यूट करनी आ सकती है, तो उसके अंदर याद रखें, मैं आपको अलग से लिख देता हूं यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको, पहले तो अपना टैक्स लायबिलिटी निकालो, इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी बनती है वो आपकी लायबिलिटी आ गई। अब आपको कुछ ना कुछ डिडक्शंस भी अलाउ हो जाएंगी यहां से। वो क्या क्या हो जाएंगी कि भाई आप यहां पर निकाल लो, आपका कोई एडवांस टैक्स है आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। सेकंड पार्ट आपका आता है यहां पर टीडीएस टीसीएस जो आपका कोई कटा है तो उसको आप एडजस्ट करवा सकते हो यहां पर। फिर आता है आपका कि आपने कोई रिलीफ लिया था अगर आपने अंडर सेक्शन नंबर 89, 90, 90A या फिर 91, या फिर आपका कोई एएमटी या फिर मैट क्रेडिट आपका जो बनता था वो आपने लिया था, ठीक है। अलॉन्ग विद इन सब के साथ इन सब चीज़ों का आप अपना प्रूफ दे दो, और ये सब एडजस्टमेंट्स यानी कि पहले ये कंप्यूट करके उसमें से ये एडजस्ट करके जो अमाउंट आएगी उसका या तो 25% अगर आप फर्स्ट ईयर में सबमिट कर रहे हो और 50% अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर सबमिट कर रहे हो। बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी एडजस्टमेंट से लॉस आ रहा है तो भाई नहीं कर सकते, इनकम रिड्यूस हो रही है, इनकम रिड्यूस हो रही है तो नहीं कर सकते, रिफंड आपका इंक्रीज हो रहा है तो भी नहीं कर सकते। ये सब आपके ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको रिटर्न फाइल अपडेटेड रिटर्न फाइल करने को नहीं दिया जाएगा। बाकी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको आप आगे अपने बुक के अंदर देख सकते हैं, अच्छे से आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो क्या क्या चीजें हैं। लेट्स सपोज कि आपके अगेंस्ट कोई सर्च एंड सर्वे चल रहा है,
ठीक है। तो उस केस में भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऑलरेडी आपका असेसमेंट चल रहा है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है, या फिर किसी और की प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसमें आपका भी अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसी चीजें, तो इस टाइप की अगर कुछ चीजें हैं तो वहां पर भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। दिस वीडियो वॉज इंटायरली डेडिकेटेड टू द टेक्निकलिटीज, जो भी टेक्निकल पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिए, एंड आई विल होप कि आप एक बार बुक में से भी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे साथ साथ। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सेक्शन। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।